समझ लेते हैं। और मेरा मानना है कि जैसे ही आप फैक्ट्स को समझ लेते हैं, पूरी सिचुएशन समझते हैं, तो आपके फैसले अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर आप किसी के बारे में ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी राय बनाते हैं। आपको लगता है कि मैं होता तो शायद मैं भी ये करता। ऐसी कौन सी रेयर बात है। 1971 को समझने में थोड़ा सा 48, थोड़ा सा 62, थोड़ा सा 65 का जिस्ट आएगा, समझेंगे 71 को। 1947 में क्या हुआ था आपको पता ही है। दो देश बने थे, एक का नाम था भारत, एक का नाम था पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान भारत में से ही निकला था एक तरह से, तो हम मजाक में कहते हैं कि हम, मतलब मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या है, कहने में क्या, कई लोग बोलते हैं कि पापा पापा होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोग ऐसा कह देते हैं। पर हम तो मानते हैं कि स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट देश है, और हम बड़े तो हैं, इसमें कौन सी खास बात। 1947 में जब हम आजाद हुए, वो भी आजाद हुए, उसी समय एक खाई पैदा होने शुरू हो गई थी, और 1948 में वो दिखनी शुरू हो गई। 1948 में एक तरफ तो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ जम्मू और कश्मीर को लेकर। आपको पता है कि जब भारत की रियासतों को हम एक कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 500 से ऊपर रियासतें आराम से भारत का हिस्सा, आराम से तो क्या मतलब, लेकिन समझा बुझा के बन गई थी। 3 जगह झगड़ा हुआ था। उनमें से एक था हैदराबाद, जिसको हमने ऑपरेशन पोलो करके 3 दिन में भारत में मिला लिया था। लाजमी भी था, क्योंकि वहां लगभग सब लोग हिंदू लोग रहते थे। अगर वोटिंग होती तो कोई बात थी नहीं उसमें। एक जूनागढ़ था, जिसको गुजरात का हिस्सा मानते हैं आजकल हम। जूनागढ़ के जो प्रधानमंत्री थे, दीवान, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने कोशिश की थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, इसके बावजूद कि वहां की 98-99% आबादी हिंदुओं की थी। होता है शौक, किसी किसी को लगता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उनके मन में है कि क्या मैं इसको पाकिस्तान में लेके जा सकता हूं। तो फिर जब डांट पड़ी, जब इलेक्शन हुआ, तो लगभग 99% के आसपास लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो शाहनवाज भुट्टो वहां से भाग गए। उन्हीं शाहनवाज भुट्टो के एक सुपुत्र हुए, जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था। वो 1970 में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो गए थे। वहां चलता है, कुछ भी चलता है वहां पर। वहां लोकतंत्र मौसमी है, हर 10 साल में आता है, 5-6 साल के लिए, फिर चला जाता है। अभी 18 साल से लगातार लोकतंत्र चल रहा है वहां पर, 17 साल से। और कल ही उन्होंने आसिम मुनीर को बना दिया है फील्ड मार्शल। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि लोकतंत्र जाने वाला है, क्योंकि अब तक 4 सैनिक तानाशाह हुए हैं। कुल 30 साल तानाशाही चली अब तक पाकिस्तान में आजादी के बाद। 21+9 या 21+7, 28 पीएम हो चुके हैं। एक भी पीएम पाकिस्तान में आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया है, आज तक। नवाज शरीफ 4 बार पीएम बने हैं, तब जाके 9.5 साल पूरे किए हैं। 4 बार में, एक बार में कोई पीएम 5 साल पूरे कर पाया हो पाकिस्तान के इतिहास में नहीं है। पाकिस्तान का अपना उसूल है कि कैसे 5 साल कैसे कर लेगा। फिर जो वहां पीएम बनता है, उसके बाद उसके करिकुलम में है कि पीएम बनने के बाद या तो जेल जाना है या विदेश जाना है। तो जेल जाना है, फिर जेल में कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो आपको मार मार के विदेश भगा देंगे और आपसे साइन करवा लेंगे, वापस नहीं आओगे। ये वहां के लोकतंत्र का मिजाज है। हमारा लोकतंत्र अलग है। नेहरू जी 18 साल, 17-18 साल रहे, इंदिरा जी 15-16 साल रही, मोदी जी को 12-13 साल हो गया, 11-12 साल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजीव गांधी 5 साल रहे, नरसिम्हा राव 5 साल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में है, हमारी नसों में है, हमारे मिजाज में है। उनको सीखना पड़ता है, और इसलिए हर 5-7-8 साल बाद कोई ना कोई सैनिक तानाशाह आता है और पूरे देश पे कब्जा करता है। तानाशाह लंबे चलते हैं। जिया उल हक 11 साल तानाशाह रहे, परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल से 8-9 साल तानाशाह रहे, अयूब खान जिनका जिक्र भी आने वाला है, वो मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास है, 1958 से 69, 11 साल तानाशाह रहे। तानाशाही लंबी चलती है, सरकारें छोटी चलती है। और इसी दोनों देशों के जो मिजाज का अंतर है, आपको घटनाओं में समझ में आएगा। तो भारत पाकिस्तान में झगड़ा हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर।
उस पर एक बहुत लंबी बात मतलब हमने भी की है, वैसे भी आपको पता ही होगा, आपने आईआर पढ़ा होगा, शायद इतिहास पढ़ा ही होगा, कि सवाल था कि किस तरफ जाएगा। वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, फिर उन पे कबाइलियों ने हमला किया, तो जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के साथ संधि कर ली और कह दिया कि मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूं। जब साइन हो गए तो हमारी सेना गई, वहां से निकाला, लेकिन बीच में जहां कहना चाहिए युद्ध विराम हुआ, उस समय एक गलती हम कह सकते हैं कि शायद हुई हमसे, क्योंकि हम नए नए देश थे उस समय, हम नहीं समझ पाए। लेकिन नेहरू जी उस मामले को यूनाइटेड नेशंस लेके गए। कई लोगों का मानना है कि उस समय वहां ले जाने के बजाय 4 दिन और लगाते, खाली करवा लेते, मारपीट के, ज्यादा अच्छा रहता। पर कुछ रही होंगी परिस्थितियां, हमें नहीं पता उस समय की। लेकिन जिस पर आज मेरा ज्यादा जोर है वो ये है कि उसी समय पाकिस्तान एक और झगड़े में उलझ गया था। आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं, उस समय उसको क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान। और जिसको आजकल बोलते हैं बांग्लादेश, उसका नाम उस समय था ईस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। पाकिस्तान एक अजूबा किस्म का देश था, जिसके 2 हिस्से बहुत दूर दूर थे और जिनके बीच में बहुत बड़ा एक देश भारत था। वो कैसे जुड़े हुए थे हमें नहीं पता, पर उनका मानना था कि हम जुड़े हुए हैं। वो उन दोनों के साथ हैदराबाद के चक्कर में भी थे। तो फिर वो देश का नक्शा कैसा होता, आप समझ पा रहे हैं कि ये देश का हेडक्वार्टर है, ये देश का दूसरा हिस्सा है, ये देश का तीसरा हिस्सा है। जूनागढ़ होता है, ये देश का चौथा हिस्सा है। वो लक्षद्वीप के चक्कर में भी थे, ये देश का 5वां हिस्सा है। और इनके बीच में एक बहुत बड़ा देश है। वो ऐसा देश बनाना चाह रहे थे। ये तो पटेल साहब की सफाई और समझदारी थी कि लक्षद्वीप पे तो उनकी नजर नहीं पड़ने दी गई, ये हमने खाली करवा ही लिया, ये खाली करवा ही लिया, तो अब ये 2 बचे थे। और कोई भी देखेगा, देखिए मुझे भारत का नक्शा ठीक से बनाना आता नहीं है, तो मैं इसलिए अपनी हंसी करवाना नहीं चाह रहा हूं, अब इसी से बात समझ पा रहे होंगे ना। कोई भी देखेगा तो कॉमन सेंस से समझ सकता है कि ये देश कैसे आसानी से चल पाएगा। यानी मुश्किल हो, चल जाएगा शायद, लेकिन चलाने के लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे, खास कोशिशें करनी पड़ेंगी। सामान्य रूप से चलाना आसान नहीं होगा। वो होता ना, दिनकर ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मरा हुआ था पहले से ही, और इन्होंने 1948 में ही ईस्ट पाकिस्तान में कांड करना शुरू कर दिया। आपने सुना है कि आजकल खूब डिबेट चलती है, कर्नाटक के लोग बोलते हैं कि कन्नड़ में बोलो, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो हिंदी में बोलूंगा। फिर महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं मराठी में बोलो, नहीं मैं तो हिंदी में बोलूंगा। ऐसे नहीं करना है। अगर कल को आप कर्नाटक का ऑर्डर में आईएएस बन जाएं तो कन्नड़ सीखनी है, महाराष्ट्र का ऑर्डर में जाएं तो मराठी ठीक से सीखनी है। किसी भी स्थान के लोगों की बड़ी गहरी भावनाएं जुड़ी होती है अपनी भाषा के साथ, और यदि आप उस स्थान पर रोजगार कर रहे हैं तो उनकी भाषा में कुछ शब्द सीख के कम से कम काम चला सके बात करने में, इसमें क्या बुरी बात है। कहावत है अंग्रेजी की, बी ए रोमन व्हेन इन रोम। रोम जाओ तो रोमन्स की तरह रहो। ये क्या कि रोम जाके आप हरियाणवी की तरह लग जाओ वहां पर, भाई कि मैं तो हरियाणा से आया हूं, मैं तो गुलेल से ही मारूंगा। ये कोई बात थोड़ा ना हो। ये बच्चा बोल रहा था मैं हरियाणा से हूं तो मैं तो अपने तेवर में रहूंगा। मैं भी हूं, चिंता मत कर लो, हम दोनों 2 गुलेल लेके चलेंगे, ठीक है। सो बी ए रोमन व्हेन इन रोम। रोम में हो तो रोमन बन के रहो। इन लोगों ने क्या कमाल किया, इधर का जो पाकिस्तान था और इधर का जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहां के सब लोगों की भाषा बांग्ला थी, है ना। कुछ लोग थे कुछ और भाषाएं बोलने वाले, पर मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि 95% से ऊपर लोगों की पहली भाषा बांग्ला ही थी। यहां के जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान, ऐसे 4 प्रांत हैं, जिसमें से मुख्य प्रांत पंजाब है। पंजाब ही पाकिस्तान है बेसिकली। सारी पावर, सारी अथॉरिटी पंजाब के लोगों के हाथ में रहती है। पर इन लोगों को लगा कि क्योंकि हमने मुस्लिम आइडेंटिटी से अपना देश बनाया है, तो पंजाबी भाषा अगर रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो ऐसा करते हैं, हम देश की राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज उर्दू रखते हैं। उर्दू रखने से क्या होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि उर्दू और मुसलमान का लिंक आपस में, जबकि ये झूठ बात है। भाषा और धर्म का कोई लिंक नहीं होता है। धर्म अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। पर इनको लगा उर्दू रखेंगे तो एक हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे बात को कि मुस्लिम देश है, हमारी अपनी भाषा उर्दू है। तो इन्होंने कहा कि उर्दू हमारी अकेली स्टेट लैंग्वेज होगी, यानी पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान को सरकार के साथ जो भी बातचीत करनी है, लिखना है, पढ़ना है, जो भी करना है, उर्दू में ही करना होगा।
तो यहाँ के लोग इसलिए मान गए कि पंजाब की सारी अथॉरिटी थी, पंजाब के लोगों ने फिक्स किया था उर्दू, तो अंडरस्टैंडिंग बन गई। बाकी 3 राज्यों की हैसियत वहां ज्यादा है नहीं, पंजाब जो चाहता है वो हो जाता है। पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है? मरीम नवाज है, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं। नवाज शरीफ के छोटे भाई कौन है? प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ कहाँ है? विदेश में है, क्योंकि पहले पीएम थे। एकदम मामला सेट है कि भाई बनेगा पीएम, बेटी बनेगी सीएम पंजाब की। पंजाब का सीएम मतलब आधा पाकिस्तान उसी का है। और मैं बैठा हूं लंदन में, मैं वहीं से फोन पर सरकार चलाऊंगा। आऊंगा नहीं, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। मैं इमरान खान जैसा नहीं बनना चाहता कि मैं भी जेल में जाके कुटाई हो मेरी, मैं वो नहीं चाहता, इसलिए मैं विदेश में रहूंगा। अब इन्होंने कहा इनसे भी कि आपको भी उर्दू सीखनी है, पूरी आबादी को बोले उर्दू सीखो। आप समझ रहे मूर्खता किस दर्जे की है ये वाली। इनकी संविधान सभा में यहाँ के लोगों ने कहा कि संविधान सभा की डिबेट्स में बांग्ला में बोलने दो हमें, और ना उर्दू। हद तब हुई कि 1948 में जिन्ना साहब इस ईस्ट पाकिस्तान में ढाका में गए, वहां स्पीच दी। वहां के लोगों ने कहा, ढाका यूनिवर्सिटी की शायद बात है, लोगों ने कहा कि सर हम बांग्ला चाहते हैं, आजादी हमें भी तो मिली है। बोले ना, आप समझ नहीं रहे, जो आपसे बांग्ला कह रहे हैं वो मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को बांटना चाहते हैं। आप समझ रहे ना ये कौन कर रहा है? उनका इशारा हमारी तरफ था, भारत की तरफ। आप समझ रहे ना कौन कर रहा है? लोग बोले हाँ समझ तो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं इसमें, कि कौन हमें उर्दू थोप रहा है हमारे ऊपर। जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, आपको उर्दू सीखनी होगी और बांग्ला नहीं चलेगी। ईस्ट पाकिस्तान शुरुआत से ही नाराज है। 1948 में युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। उस लाइन ऑफ कंट्रोल से हम आज तक मोटा मोटा काम चला लेते हैं। 1949 में एक घटना और घटी, जो हमारा तीसरा पड़ोसी है चाइना आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया? तो वहां की एक सरकार से आजाद हो गया, जो ताइवान में जाके सरकार चलाने लगी, उससे आजाद हुआ। माओ नाम के एक नेता थे, माओ ने वहां पर एक क्रांति की, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया, और करते करते पूरे चाइना को अपने कब्जे में लिया, और चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक चाइना। यानी सरल भाषा में मार्क्सिस्ट शासन। मार्क्सवाद अभी पता नहीं आप कितना समझते हैं, एक विचारधारा जो समाजवाद को मानती है, जो धर्म का विरोध करती है, जो मानती है कि जो सत्ता है, जो पावर है, जो वेल्थ है, वो मजदूरों के हाथ में, किसानों के हाथ में होनी चाहिए। उसको बोलते हैं साम्यवाद या मार्क्सवाद। तो माओ से तुंग या माओ जे तुंग कुछ लोग बोलते हैं, उनके नेतृत्व में चीन एक आजाद देश बना। चीन क्योंकि लेफ्ट वाला कंट्री था, आप सोचेंगे लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, तो भी आप में से कुछ बच्चों को लेफ्ट राइट नहीं समझ में आता होगा ना। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जो मार्क्सवाद या समाजवाद को मानता हो। इसको छोटा करना तो ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे। तो लेफ्ट का मतलब है जो मार्क्सवाद को, समाजवाद को, साम्यवाद को किसी को मानता हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? नेहरू जी थे। नेहरू जी भी लेफ्ट वाले आदमी थे, वामपंथी थे। वैसे वामपंथी नहीं थे कि बंदूक बंदूक से काम करेंगे, शांति वाले वामपंथी थे, लेकिन उनका रुझान था लेफ्ट की तरफ। उनको राइट विंग जैसे जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये राइट विंग है, जो धर्म, संस्कृति, इन सबको केंद्र में रखते हैं, और जो गरीबी, जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, इनको केंद्र में रखें, वो लेफ्ट विंग होता है। नेहरू जी लेफ्ट विंग के आदमी थे, कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के आदमी थे। उनकी स्वाभाविक आकर्षण जो था चीन को लेके था, यूएसएसआर को लेके था। आपको मोटा मोटा ये पता है कि उस समय दुनिया में 2 बहुत ताकतवर देश थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था। यूएसएसआर लेफ्ट फ्रंट का मुखिया था पूरी दुनिया में, और यूएसए कैपिटलिज्म का या पूंजीवाद का मुखिया था, लिबरलिज्म का मुखिया था पूरी दुनिया में। दोनों बहुत बड़ी ताकत थे, दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। आज की संख्या में कहूं तो दोनों के पास 5-5 हजार से ऊपर परमाणु बम है, एटम बम है दोनों के पास। भारत के पास 170 हैं या 172 हैं, और पाकिस्तान के पास 170 हैं, तो 1-2 का अंतर है। ये फिगर्स ऐसी नहीं कि ऑथेंटिक है, जो जनरली मानी जाती है।
इन दोनों देशों के पास 5,000 से ऊपर एटॉमिक बॉम्ब हैं। ये पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं, इतने ताकतवर देश हैं। और उस समय दो ही देश दुनिया में बहुत ताकतवर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इन्होंने कहा ऐसा, बाकी दुनिया वालों या तो हमारे साथ चिपक जाओ या इनके साथ चिपक जाओ। तो पाकिस्तान तो चिपकने को बेताब था, वो चिपक गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक नेटो बनाया हुआ था, एक सीटो एक सेंटो, तो सीटो सेंटो में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान के सर पर सरपरस्ती अमेरिका की थी। नेहरू जी अलग मेंटल लेवल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों किसी के पिछलग्गू बनेंगे भाई, हम कोई चमचे छोड़ना है किसी के, हम तो अपना रास्ता बनाएंगे। और नेहरू जी ने कुछ और नेताओं को दुनिया के मिलाया, इजिप्ट से, यूगोस्लाविया से, और कहा हम बनाएंगे नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम किसी से अलाइन नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया, और कहा गया कि ये भी एक गुट है अपने आप में, लेकिन इन दोनों गुटों से निरपेक्ष है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। इससे अमेरिका को भी लगा कि ज्यादा हीरो बन रहे हो भाई तुम। यूएसएसआर को भी लगा अच्छा अभी कल पैदा हुए और इतनी बड़ी बड़ी हाक रहे हो भाई तुम। उनके मन में तो आएगा ही, ऐसा सीधी सी बात है, ताकतवर के मन में ऐसा ही आता है। पर नेहरू जी बोले ना, हम तो इंडिपेंडेंट ही चलेंगे, नाम चलाएंगे। नेहरू जी बहुत प्यारे आदमी थे, क्यूट भी कह सकते हैं। उनको लगता था कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हम इतने अच्छे हैं, कोई हमें क्यों लड़ेगा हमसे। क्योंकि हम बुद्ध की भूमि के व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी की भूमि के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड को सलाह दी थी, जब स्विट्जरलैंड पर जर्मनी हमला करने वाला था। स्विट्जरलैंड के लोग भारत गांधी से मिलने आ गए कि सर हमारे पास तो सेना है नहीं, हिटलर आएगा हम सबको खत्म कर देगा, हम कैसे बचाएं। अच्छा, जर्मनी की सीमा स्विट्जरलैंड से मिलती है अगर आप देखेंगे मैप को तो। और हिटलर को ज्यादा समझ नहीं आता था, जिसको मारना है उसे बहुत दिमाग लगाने का मन नहीं करता था कि कौन सा न्याय कौन सी शांति, वो सब उसको समझ नहीं आता था। तो गांधी जी ने कहा देखो सेना तुम बना भी नहीं पाओगे, बनाना व्यर्थ भी है, तुम एक काम करो, मैं एक सलाह देता हूं, जब हिटलर आए सेना के साथ, सब लोग हाथ में हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाना। तो लोगों ने ऐसे ऐसे देखा, फिर बोले फिर क्या होगा। बोले फिर ये होगा कि हिटलर को शर्म आ जाएगी। बोले नहीं आई तो ये भी तो हो सकता है कि ना आए शर्म। तो लोगों ने, गांधी जी आप तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात करते हो। तो गांधी जी ने कहा देखो तुम्हें मेरी बात इम्प्रैक्टिकल लग रही है, पर मैं आपको एकदम कठोर सच्चाई समझा रहा हूं। सेना आपके पास है नहीं, बनाओगे तो भी कब तक बना लोगे, वो 4 दिन में आके मारे देगा आप लोगों को। अब 2 ही रास्ते हैं, एक पत्थर लेके उससे लड़ो, वो सबको मार देगा। दूसरा, उसके सामने शांति की मुद्रा में खड़े हो जाओ, हाथ से हाथ मिला के, इस भाव से कि तुम मारने आ रहे हो, हम मारेंगे ही नहीं। और मेरा मानना, मतलब गांधी जी कह रहे हैं, मेरा मानना यह है, हिंसक से हिंसक व्यक्ति के अंदर भी आत्मा होती है, और यदि आप उसके सामने अहिंसक प्रतिकार करते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कोई आपको लंबे समय तक चोट पहुंचा नहीं सकता। उसकी आत्मा कराहती है, उसको अंदर पेन होता है, गिल्ट फीलिंग होती है। उस गिल्ट फीलिंग से वो रुक जाएगा, और हो सकता है कि पहली स्थिति में आपकी लाखों लोग मरे, दूसरी में शायद 150 मरे, उसके बाद उसको शर्म आ जाए। अब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, मुझे नहीं पता, पर यह संवाद स्विट्जरलैंड के लोगों के साथ गांधी जी का बड़ा पॉपुलर है। नेहरू जी महात्मा गांधी के अंडर इंटर्नशिप 30 साल कर चुके थे, तो सीधी सी बात है, उनकी थॉट्स भी कुछ कुछ वैसी थी, कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हमें क्यों किसी के पीछे जाना है, अपने रास्ते पर चलेंगे, शांति से, प्यार से। पंचशील का जो सिद्धांत दिया उन्होंने, हम दुनिया का सम्मान करेंगे, इंटरनल मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे किसी के। तो उनके मन में था कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी अच्छी है। और इस भाव से उन्होंने कहा कि चाइना क्योंकि लेफ्ट वाला है और अच्छा देश है, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे। और चाइना को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए नेहरू जी ने कोशिश भी की, अच्छे भाव से की, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे थे, उनका भाव अच्छा था। चाइना भी खुश था कि कितना गोलू देश मिला है पड़ोस में हमारे, कितना प्यारा देश है, हमारे पक्ष में काम कर रहे। जबकि कौटिल्य इन्हीं के देश में हुआ था, और वो कह के गया है कि जो देश आपका पड़ोसी है वो आपका स्वाभाविक मित्र हो ही नहीं सकता।
और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र ही होता है हमेशा। वो कौटिल्य कह के गया है, लेकिन उस समय ये बात नहीं समझ में आ रही थी। अब 1949 में भारत अलग, पाकिस्तान दो मोर्चों में फंसा हुआ है, कश्मीर और ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू थोप रहा है। 1949 में चीन हो गया है, और चीन का मूड ये है कि अब दुनिया का इतिहास बदलना है, अब दुनिया आगे बढ़ी। अगर मैं ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से पर थोड़ी सी बात को फोकस करूं, 1948 में जब उर्दू थोपने की बात हुई तो वहां विरोध होना शुरू हो गया। बात बढ़ते बढ़ते 1952 में बहुत बढ़ गई। और एक तिथि याद रखिएगा, 21 फरवरी, जो 14 फरवरी आपको याद हो, उसके एक हफ्ते बाद की बात है। 14 तो याद ही होगा, क्या होता है उस दिन? हाँ, पुलवामा हमला हुआ था, ये बोलना है। जो हमला आप लोग करते हैं वो नहीं है ना। तो 21 फरवरी 1952 के दिन जो ईस्ट पाकिस्तान है, वहां एक पार्टी थी, पहले उसको अवामी मुस्लिम लीग बोलते थे, फिर वो अवामी लीग बनने लगी थी बाद में। इन लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको बोलते हैं भाषा आंदोलन। भाषा आंदोलन, लैंग्वेज मूवमेंट, कि हमें बांग्ला चाहिए अपने इलाके में। ये मूवमेंट शुरू किया। ऐसा मूवमेंट हुआ, ढाका विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई। यहाँ का पूरा शासन चल रहा था यहाँ से, सारी सेनाएं, सारे पुलिस की फोर्सेस, वो सब यहीं से कंट्रोल थी। इतनी हिंसा इन पे हुई थी, 21 फरवरी को बाद में शहीदी दिवस भी बना दिया उन लोगों ने। हमारे 23 मार्च होता है ना, बांग्लादेश में 21 फरवरी का दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी वहां छुट्टी होती है 21 फरवरी को। और वहीं नहीं, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में भी छुट्टी होती है उस दिन। इतना महत्व है इस दिन का। बांग्ला भाषा के पक्ष में आंदोलन हुआ, कई लोग मरे। पाकिस्तान को लगा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये बात इतनी बिगड़ गई कि 1954 तक आते आते पाकिस्तान हार गया और उसने मान लिया कि ठीक है, हम आपको बांग्ला में काम करने की परमिशन देंगे और पाकिस्तान के संविधान में दो भाषाएं लिखेंगे, उर्दू और बांग्ला। तब भी थोड़ा परेशान कर रहा था कि बांग्ला ऐसा करो, लिखो रोमन में बांग्ला, अपनी लिपि मत लिखो, रोमन लिपि में लिखो। बोले ये क्या बकवास है, रोमन में लिखो। खूब झगड़े हुए, पर मान गए। और 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी 5-5 साल में चेंज होते रहते हैं, तो वहां बताना पड़ता है कौन से नंबर का संविधान की बात चल रही है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वहां जो राजा आता है ना अपना नया संविधान लिखता है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में। भारत 1950 में बना के काम चला हुआ अपना, लेकिन इनका 56 में बना पहली बार। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दो भाषाओं का जिक्र है, यानी कि उर्दू और बांग्ला। पाकिस्तान को लग रहा है कि मामला सेट हो गया, पर भी सेट हुआ नहीं। इसको मैं यहां